हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। व्हाट टेक्निक इज यूज टू इमिटेट एन ऑपरेशन प्रायर टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले हमें कौन सी, जब हम किसी भी ऑपरेशन को इमिटेट करते हैं तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। सिमुलेशन, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मॉडल्स, इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर गेम थ्योरी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसको बोलते हैं सिमुलेशन। और नेक्स्ट जो भी हमारे जो थ्री ऑप्शन है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मॉडल, जिसको हम इंटीग्रेटेड असेट्स मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी हेल्प करता है किसी भी, जो भी हम पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करना, सारी एक्टिविटीज को सही तरह से वर्क करवाना इसका काम होता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन पर्पस होता है कि जो भी हम इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उस इन्वेंट्री का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ना हमारे पास अब हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री ज़्यादा हम उसको स्टोर करके रखें, ना ही हमारे पास इतनी कमी हो कि हमें उसके कमी के वजह से हमें अपना जो प्रोडक्शन है उसको रोकना पड़े। इट मीन्स हमें एक प्रॉपर फाइंड आउट करना पड़ेगा एक क्वांटिटी की हमारे पास इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपको ना ईओक्यू पढ़ा होगा, एबीसी एनालिसिस पढ़ा होगा, इसके अलग से मेथड हैं जिससे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रख सकते हैं। फिर आता है हमारा गेम थ्योरी। गेम थ्योरी हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैथमेटिकल ये मॉडल है जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन किया जाता है, जो और साथ ही साथ इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम किस तरह से रैशनल डिसीजंस ले सकें। ठीक है। तो गेम थ्योरी का पर्पस होता है रैशनल डिसीजन लेना, और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। नेक्स्ट आते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय। अब एलोकेशन प्रॉब्लम जो होते हैं वो किसके थ्रू सॉल्व की जाती हैं, तो ये हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पढ़े थे उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है लीनियर और नॉन लीनियर। तो फ्रेंड्स, एलोकेशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये दोनों ही मेथड से समझी जा सकती हैं, फिर चाहे वो लीनियर प्रॉब्लम टेक्निक प्रोग्रामिंग टेक्निक हो, फिर चाहे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हो। लीनियर नॉन लीनियर में आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मॉडल्स एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड द रिजल्ट आर सर्टेन। अब किस मॉडल में सब चीज पहले से डिफाइन होती है और रिजल्ट हमारे सर्टेन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस से आप समझ सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये नाम से ही पता चल रहा है डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि पहले से ही डिटरमाइन है कि हमारी सब कुछ रिजल्ट क्या है, एक सर्टेन रिजल्ट निकल कर आएंगे और सारी चीज पहले से ही हमारे लिए डिफाइन होती हैं, डिटर्मिनिस्टिक है। इस मॉडल में हमारा जो आउटकम्स होते हैं वो पहले से डिटरमाइन होते हैं थ्रू नोन रिलेशनशिप अमंग स्टेट एंड इवेंट, यानी कि हमारे पास जो भी रिलेशनशिप होती है वो हमें पहले से पता होती है, हमें हमारे स्टेट्स या फिर हमारे इवेंट्स पहले से पता होते हैं, जिसके थ्रू हमें पता होता है कि हमारा रिजल्ट ये निकल कर आएगा। वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहलाता है। अब यहाँ पे सीधे हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की भी। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर रैंडम वेरिएबल्स के बेसिस पे किया जाता है, जिसमें रिजल्ट सर्टेन नहीं होता है। ठीक है, रैंडम चीजों को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट आते हैं, इन डैश मॉडल्स देयर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप ऑप्शन, अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें रिजल्ट क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं। अब जब रिजल्ट सर्टेन है तो हमारे रिस्क भी कम हो गए। ठीक है, रिस्क हो गई नहीं, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। प्रोबेबिलिस्टिक में रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है, क्योंकि हम वहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आल्सो नोन एज। अब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को क्या कहा जाता है, डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल या स्टैटिक मॉडल। तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को स्टोकेस्टिक मॉडल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, इसमें कोई समझाने वाला या डिस्कशन का कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल इज अ डैश मॉडल। अब रिप्लेसमेंट मॉडल किस तरह का मॉडल है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट हम कब करेंगे किसी भी चीज का, जब कोई भी चीज हमारी कैसी होगी,
डायनेमिक होगी। स्टैटिक में हम जब कोई भी चीज़ हमारी स्टैटिक रहेगी तो हम उसमें रिप्लेसमेंट का कोई बात ही नहीं आती, लेकिन जहाँ रिप्लेसमेंट की बात है यानी कि चीज़ें वहाँ चेंज हो रही हैं, और जहाँ चीज़ें चेंज होती हैं वहाँ डायनेमिक मॉडल यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो सॉरी बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट प्रॉब्लम हेल्प्स टू फाइंड द मैक्सिमम वेट आइडेंटिकल इन नेचर इन अ वेटेड। अब यहाँ पर ये है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो हेल्प करती हैं मैक्सिमम वेट को मतलब नेचर में जो हमारे आइडेंटिकल वेट है उसको फाइंड आउट करने में। तो वो किसके थ्रू किया जाता है, ट्रिपार्टाइट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ, पार्टाइट ग्राफ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ये किया जाता है बाईपार्टाइट ग्राफ के थ्रू। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if demand is lesser than supply then dummy demand node is added to make it at। यानी कि अगर हमारी डिमांड सप्लाई से कम है तो डमी डिमांड नोट की जाती है, क्या किस चीज को करने के लिए, सिंपल प्रॉब्लम के लिए, बैलेंस प्रॉब्लम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे पास डिमांड जो है वो हमारी डिमांड क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू सप्लाई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डमी डिमांड रखेंगे अपने पास। और डमी डिमांड किस लिए करी जा रही है, जाके ताकि डिमांड और सप्लाई जो है उसमें बैलेंस बन पाए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों को इक्वल करने के लिए हम कुछ डमी डिमांड जो है उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a path formed by allowing horizontal and vertical lines and the entire corner cells of which are occupied is called a। यानी कि एक पाथ है जिसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को फॉर्म किया है। अब ये एंटायर कॉर्नर सेल्स जो होते हैं जिन्होंने उस स्पेस को ऑक्यूपाई करा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड पाथ, ओपन पाथ, क्लोज्ड पाथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जब उसने जो भी उसका प्लेस है उसको उसने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है तो वो प्लेस कैसा हो गया, क्लोज्ड पाथ हो गया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, any feasible solution to a transportation problem containing origins and m origins and n destination is said to be। यानी कि एक feasible solution ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर अगर हम m origin और n destination का रखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट, डिजनरेट, नॉन डिजनरेट या फिर बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं हमारे नॉन डिजनरेट। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, once the initial basic feasible solutions has been computed what is the next step in the problem। यानी कि अगर हम इनिशियली हमें feasible solution मिल जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैम, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। वैम आपको पता होगा, मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ। तो ये चीज हमारी कहलाती है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for maximization in TP the objective is to maximize the total। अब हमारा TP अगर हमारी मैक्सिमाइज है तो उस मैक्सिमाइज टोटल का हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होगा, सॉल्यूशन, प्रॉफिट मैट्रिक्स, प्रॉफिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा टीपी में अगर हमें मैक्सिमाइजेशन करना है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें अपने प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ डैश इज द सीक्वेंस ऑफ सेल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल सच दैट नो सेल अपीयर्स मोर देन वंस इन अ सीक्वेंस। यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेबल है और उसमें कोई भी सेल इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जो एक से ज्यादा सीक्वेंस में हो, तो उसको क्या कहेंगे, लूप, रिम, डिजेनरेसी या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है लूप। जब हम देखते हैं कि हमारा अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन टेबल के अंदर सीक्वेंस चल रहा है सेल्स का और वहां पे कोई भी सेल हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो एक से ज्यादा सीक्वेंस में आया, तो वो लूप कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफिजिबल in infeasible assignment problem dash value is assigned to the cell।
अल्फा 1 0 या -1। तो फ्रेंड्स इन फिजिबल असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारी जो असाइन की जाती है सेल्स को वैल्यू वो कहलाती है हमारी अल्फा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इन्वॉल्व्स several variables making it impossible to determine the number of trials required to obtain the desired accuracy at a specified कॉन्फिडेंस लेवल। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम सेवरल वेरिएबल्स को लेकर जब हम इम्पॉसिबल कोई भी चीज डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हमें जो कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है वो किस मॉडल के थ्रू हमें मिलेगा, एनालिटिकल मॉडल, क्वांटिटेटिव मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल या सिमुलेशन मॉडल। तो फ्रेंड्स ये मिलता है हमें सिमुलेशन मॉडल के थ्रू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमुलेशन मॉडल के अंदर सेवरल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे इम्पॉसिबल होती हैं हमें डिटरमाइन करने में। जो भी हमारे ट्रायल्स होते हैं हमें जरूरत होती है उन ट्रायल्स की, जो भी हमारे डिजायर्ड एक्यूरेसी है एट स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल तक उसको देखने के लिए, तो ये हमारी हेल्प करती है सिमुलेशन मॉडल। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कंटेन, अब हमें बताना है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, रिटेन अर्निंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, डिवेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए रिटेन अर्निंग, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये तीनों ही लॉन्ग टर्म का पार्ट है, जबकि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are of a financial character and interpreting the results thereof. दिस डेफिनेशन इज, अब आपने ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की अकाउंटिंग की तो ये डेफिनेशन जरूर आती है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है किसकी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जेबैटी, कस्टनबर्ग या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दीज आर। अब आपने फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा किस किस पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए यहाँ पर दे रखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ए बी बोथ। तो फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको पता होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं और कन्वेंशंस कौन कौन से। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट्स, और अगर आप सारे चाहते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं एंड ये कन्वेंशंस है, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी और अदर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब वो वीडियो देखते हैं तो उसके साथ साथ वो कमेंट सेक्शन जो होता है उसको भी चेक करते हैं, तो यहाँ से उनको चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवीजन उनका भी होगा। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अब अकाउंटिंग कौन सी लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, बैंक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज है या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज बताई जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है मेनली बिजनेस की बात करती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए की जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ए है, ठीक है, ए राइट आंसर है बिजनेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड विद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे कौन सा यहाँ पे इक्वेशन सही बैठता है वो आपको वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस
आउटसाइड लाइबिलिटीज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज भी हमारे डुअल एस्पेक्ट को बताती है। टोटल असेट्स में अगर हम कैपिटल और आउटसाइडर लाइबिलिटीज को प्लस कर देते हैं तब भी यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट है, और अगर हम कैपिटल को कंपेयर करें टोटल असेट्स में आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करके, तब वो भी हमारे डुअल एस्पेक्ट बताती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही ऑप्शंस हमारे लिए करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सपेंसेस इज अ कैपिटल नेचर। अब इसमें से कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल नेचर के हैं, आपको वो बताने हैं। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कैपिटल नेचर के, क्योंकि इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको दो जगह करना होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी या स्टेशनरी। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आप कहाँ करते हैं, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आप करेंगे P&L अकाउंट में, और एक ट्रीटमेंट करेंगे आप बैलेंस शीट में। जो भी इसका रेस्पेक्टिव जो हम कह सकते हैं आइटम होगा, उसमें से जो भी डेप निकल कर आएगी वो उसको माइनस करके वहां पर आप शो करेंगे टोटल उसका अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एसेट्स, कंपनी या बुक्स ऑफ अकाउंट। तो फ्रेंड्स का आंसर मैं नहीं दूंगी, आप बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आपको बताना है डेप्रिसिएशन किसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिले। नेक्स्ट है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम। अब डिविडेंड जो होता है वो कहाँ से डिक्लेयर किया जा सकता है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, सीक्रेट रिजर्व या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो होता है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है और वहीं से डिक्लेयर किया जाता है कि इतना दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। अब बैलेंस किसका स्टेटमेंट बताता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल या ऑल ऑफ दीज। तो बैलेंस जो होता है वो हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल सभी का बताता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीवेबल वाया कंपनी अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स आर यूजुअली कॉल्ड। अब एक कंपनी के द्वारा जो भी अमाउंट रिसीव किया गया है क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में, उसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेएबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कोई भी क्रेडिट सेल्स के बदले में लिया जा रहा है अमाउंट, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अकाउंट जो है वो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, जो कि हम नॉर्मल कंपनियों का बनाते हैं उससे अलग होता है। नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि पूरा वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा बनाते हैं हम ये वाला अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। अब हमें बतानी है इसमें से कौन सी इंटेंजिबल असेट्स का एग्जाम्पल नहीं है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, स्लोगन या लैंड। अब इजिली आप बता सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है लैंड, ये राइट आंसर है क्योंकि ये टेंजिबल है, बाकी सब हमारे इंटेंजिबल हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स आर डैश ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स। अब जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उसको वो जैसे हमारा टाइम पीरियड होता जाता है उसकी लाइफ जो है वो कम होती चली जाती है, तो उस चीज को हम मतलब उसके लिए टर्म कौन सा यूज किया जाता है, डेप्रिशिएटेड, अमोर्टाइज्ड, चार्ज्ड या एलोकेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अमोर्टाइज्ड।
फ्रेंड्स अगर यहाँ पे टेंजिबल की जगह इंटेंजिबल असेट्स होती तब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन यूज कर सकते थे फ्रेंड्स, जैसे कि लैंड्स, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे। और जो इंटेंजिबल फिक्स असेट्स हैं जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब के लिए हम अमोर्टाइज्ड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, आप याद रखिए, टेंजिबल के लिए डेप्रिसिएशन एंड इंटेंजिबल के लिए अमोर्टाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था तो आप इजीली बता सकते हैं। टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, टोटल असेट्स इक्वल टू फिक्स असेट्स, या फिर टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इजीली बता सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर हम करेक्ट इक्वेशन की बात करें तो वो है टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। द कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स, यानी कि जो कंपनी की नेशनैलिटी है कि वो किस नेशन से बिलोंग करती है, वो इंडियन है या फॉरेन है, या फिर वो किस कंट्री की है, ये किससे डिसाइड किया जाता है? उनके शेयर होल्डर्स से, रजिस्टर्ड ऑफिस से, या फिर उस जगह से जहाँ पर ये बुक जो अकाउंट्स हैं वो रखे गए हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इंग्लिश में डिस्कस करो, कुछ बोलते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चंस इंग्लिश में है और मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसमें उन्होंने ये पूछा है कि नेशनलिटी कंपनी की जो होती है किससे डिसाइड होती है? तो फ्रेंड्स ये उसकी डिसाइड होती है रजिस्टर्ड ऑफिस से। कोई भी कंपनी जहां भी रजिस्टर्ड हुई होगी वो वहां की कंपनी कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज कन्वेड, यानी कि जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है कंपनी की वो कब होती है? वंस इन अ ईयर, यानी साल में एक बार, वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की पूरी लाइफ में एक बार, वंस इन 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने में एक बार, वंस इन 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने में एक बार। तो फ्रेंड्स जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है वो कंपनी की जो पूरी लाइफ होती है उसमें सिर्फ एक बार होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ, यानी कि जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो किसका मेथड है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन, या फिर वैल्यूइंग गुडविल। तो फ्रेंड्स पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात की जाए तो ये मेथड है अमलगमेशन की अकाउंटिंग का, तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे which account will be debited with the nominal values of shares when shares are issued to promoters for the service offered by them। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि डेबिट होगा नॉमिनल वैल्यू से शेयर की, जहाँ पर हमारे जो शेयर जो होते हैं वो इश्यूड किए जाते हैं प्रमोटर्स को उनके द्वारा सर्विस देने पर। तो ये क्या कौन से एक्सपेंसेस कहलाए जाएंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, असेट्स अकाउंट, या फिर गुडविल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे, या फिर शेयर कैपिटल से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जब हम प्रमोटर्स को इश्यू करते हैं शेयर उनके द्वारा सर्विस देने पर, तो ये एक तरह से गुडविल का वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें कि इसका जो राइट आंसर ये होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे डेबिट की जाएगी वो की जाएगी यहाँ पे गुडविल के अकाउंट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये इनको इश्यू किया जाता है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनको इश्यू करके, क्योंकि यहाँ पर वो उनकी हेल्प करते हैं कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज करने में। तो यहाँ पर इससे उनकी इंक्रीज होती है वैल्यू कंपनी की, इसलिए यहाँ पे गुडविल के फॉर्म में यहाँ पे शो किया जाता है उनको डेबिट करके। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड S2, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो किससे रिलेटेड है? द डिजायरेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज, द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, या फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हमारे
अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की। तो फ्रेंड्स ये पार्ट होता है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का पर्पस होता है जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जा सके सबके साथ। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है उसका ये पर्पस बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंजेंट लाइबिलिटी, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि कंटेंजेंट लाइबिलिटी का कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है। लाइबिलिटी अंडर गारंटी, इंटरिम डिविडेंड, लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्काउंटेड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात करें तो इंटरिम डिविडेंड हमारा कंटिजेंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द, यानी कि जो इंटरेस्ट है हमेशा कैलकुलेट की जाती है किस पर, मार्केट वैल्यू पर, कॉस्ट ऑफ परचेज पर, नॉमिनल ऑफ फेस वैल्यू पर, या फिर हायर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, नॉमिनल ऑफ फेस वैल्यू पर हमेशा इंटरेस्ट जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, under the purchase method of accounting the transferee company incorporates in its books, यानी कि जो परचेस मेथड जो है अकाउंटिंग का उसमें ट्रांसफरी कंपनी जो होता है वो इनकॉर्पोरेट्स करता है उसकी बुक्स में क्या, द असेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, या फिर द असेट्स लायबिलिटी एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, द असेट्स लायबिलिटीज एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, या फिर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जो परचेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग है उसके तहत अगर हम बात करें ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट्स इन इट्स बुक्स, अपनी बुक्स में क्या शो करता है, तो वो अपनी बुक्स में शो करता है असेट्स को, लायबिलिटीज को, जो भी उसके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं ट्रांसफरी कंपनी के उसको वो दिखाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स है किससे रिडीम किए जा सकते हैं, पार्टली आउट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बैलेंस आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, या फिर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर के रिडीम होने की, तो फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर को हम पार्टली इश्यू से भी कर सकते हैं या फिर आउट ऑफ प्रोसीड जो कि जो इशू किए गए हैं शेयर उसकी प्रोसीडिंग से भी, आउट ऑफ प्रॉफिट से भी, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर होगा क्योंकि ये 4 थर्ड 3 जो मेथड दे रखे हैं इनसे हम अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, when two or more companies liquidate to form a new company it is called, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक कंपनी लिक्विडेट होती हैं और एक नई कंपनी बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर परचेज ऑफ बिजनेस। तो फ्रेंड्स जब 2 या 2 से अधिक कंपनी मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करती हैं तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन में है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेस कंसिडरेशन इज व्हाट इज पेबल टू, यानी कि परचेस कंसिडरेशन जो रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से उसमें व्हाट इज पेबल टू यानी इसका क्या मतलब होता है, यानी कि किसको पे किया जाता है, डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स को, या फिर शेयर होल्डर्स को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है जो भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 14 वो हमारा किससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में परचेस कंसिडरेशन बताया गया है वो बताया गया है शेयर होल्डर्स के लिए। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज पेड, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है वो पेड की जाती है किससे, टू द ओरिजिनल परचेजर ऑफ द सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी का जो ओरिजिनल परचेजर है उससे, टू दी होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट रेस्पेक्ट ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि जो सिक्योरिटी का होल्डर है जो उसकी ड्यू डेट होगी उस पर जो एक्चुअल पीरियड में जो होल्डिंग होगी जिसकी उसके द्वारा, या फिर टू दी होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट इज रेस्पेक्ट ऑफ इज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग में जो उसका होल्डर होगा सिक्योरिटी का उस ड्यू डेट पे, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पेड, तो फ्रेंड्स ये पेड की जाती है होल्डर को, जो भी सिक्योरिटी का होल्डर होगा ड्यू डेट पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ इज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स यहाँ पे इररेस्पेक्टिव है, इररेस्पेक्टिव, ठीक है, रेस्पेक्टिव की जगह इररेस्पेक्टिव है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस इज टू गेट डैश दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर डेटा। यानी कि फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम करते हैं तो उसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या फाइंड आउट करना होता है, जिससे कि हम जो भी हमारा एंटायर डेटा है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें। ऑप्शंस हैं सिंगल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं सिंगल वैल्यू, एवरेज वैल्यू और सेंट्रल टेंडेंसी, ये तीनों चीज को ही हम एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है पोजिशनल एवरेज आर, यानी कि पोजिशनल एवरेज क्या है। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने अपने इंपॉर्टेंट बेस्ट कुछ टॉपिक्स लिए थे, पॉइंट्स लिए थे, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो वो वीडियो देखी है तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ऑप्शंस है हमारे मीन, मीडियन, मोड और ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फ्रेंड्स पोजिशनल एवरेज हमें बताता है मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। नेक्स्ट है द एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी कर्व शुड बी इक्वल टू, यानी कि फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर जो एरिया गिवन होता है वो किसके बराबर होता है, 10 के, 100 के, 90 के या फिर नन ऑफ दीज के। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि है 100। फ्रीक्वेंसी कर्व में हमारा जो भी डेटा गिवन होता है या एरिया जो होता है वो 100 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। ऑप्शंस है मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर हार्मोनिक मीन। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। मैथमेटिकल एवरेज हमारी अर्थमेटिक, ज्योग्रामेटिक और हार्मोनिक कहलाते हैं, मीडियन हमारा पोजिशनल एवरेज कहलाता है। नेक्स्ट है रेंज लिमिट कैन बी एक्सप्रेस्ड है, यानी कि फ्रेंड्स जो रेंज की लिमिट है वो किससे एक्सप्रेस की जाती है, R इक्वल्स टू 1 माइनस एस। फ्रेंड्स ये L है, L प्लस एस, यानी कि हमारा जो रेंज है हमारी लेंथ प्लस जो S होती है उस पर बताती है, या फिर कि L प्लस एस अपॉन 2 होती है, या फिर L माइनस एस होती है, या फिर नन ऑफ दीज होती है। तो फ्रेंड्स रेंज की जो लिमिट होती है वो हमें बताती है लार्ज वैल्यू, अब माइनस करके हम उसमें स्मॉल वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, क्योंकि आर की रेंज लिमिट हम जब भी डिफाइन करते हैं तो उसमें हम बताते हैं लार्ज वैल्यू को जो हम माइनस करते हैं स्मॉल वैल्यू में, तो हमारे पास जो भी डेटा निकल कर आता है वो हमारी रेंज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएशंस ऑफ आइटम्स, यानी कि जब हम आइटम्स के किसी वेरिएशन को मेजर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा टूल यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड या फिर डिस्पर्जन। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। जब हम किसी भी आइटम में वेरिएशन को मेजर करते हैं तो वहाँ पर हम डिस्पर्जन यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, हार्मोनिक मीन, रेंज, मोड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन होता है हमारा जो कि सभी तरह के ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी हमारे मेजर है जो कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू से हम मेजर कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन है हमारा, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है या फिर हमारा मोड है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मीडियन। मीडियन के थ्रू हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि डिस्पर्जन का जो मेजरमेंट है रिलेटिव मेजर वो क्या है, वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, बोथ एंड वे है या फिर नाइदर ए और बी है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो कि है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास दैट अलाउज
either the upper or lower end of a cumulative quantitative classification to dash is called open ended class। यानी कि फ्रेंड्स ओपन एंडेड क्लास के अंदर हम यहाँ पर किस तरह की हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर जो हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है अपर और लोअर का, वो किस तरह से यहाँ पे अलाउ किया जाता है, लिमिटेड, लिमिटलेस, फाइनाइट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अलाउ किया जाता है वो होता है हमारा लिमिटलेस। लिमिटलेस यहाँ पर हमारे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस होते हैं अपर और लोअर लिमिट के, जो कि हमारे ओपन एंडेड सीरीज में गिवन होते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इंक्लूड्स ऑल द वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट इन इट्स कैलकुलेशन। यानी कि फ्रेंड्स अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के अंदर हमारी जो भी डेटा सेट की जो वैल्यू गिवन होती हैं और उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं, क्या वो उसके थ्रू वहाँ पर पूरा डेटा जो होता है वो इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसका है ट्रू है, फॉल्स है, ये पार्शली ट्रू है या फिर नन ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स जो भी हमारी अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के अंदर जो भी सभी तरह के डेटा इंक्लूड्स होते हैं उसकी कैलकुलेशंस में, तो ये बात ट्रू है क्योंकि उसके अंदर उसकी कैलकुलेशंस में सभी तरह के डेटा को वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज मीन्स, यानी कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शंस हैं व्हेन आइटम्स आर कैटेगराइज्ड सिंगुलरली और नॉट इन ग्रुप्स, यानी कि जहाँ पे आइटम्स जो होते हैं हमारे वो सिंगुलरली कैटेगराइज किए जाते हैं, ग्रुप्स में गिवन नहीं होते हैं। या फिर वेयर आइटम्स आर कैटेगराइज क्वांटिटेटिवली, यानी कि यहाँ पर हमारे आइटम्स क्वांटिटेटिवली कैटेगराइज किए जाते हैं। या फिर वेयर आइटम्स आर कैटेगराइज्ड इन ग्रुप शोइंग डेफिनेट ब्रेक्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि जहां पर हमारी जो आइटम्स होते हैं वो ग्रुप्स में कैटेगराइज होते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए वो ब्रेक होते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इंडिविजुअल सीरीज की यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो हमारे आइटम्स गिवन होते हैं वो सिंगुलरली होते हैं, नॉट इन ग्रुप। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है। ये ऑप्शन है हमारे एन एवरेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एवरेज है सेंट्रल टेंडेंसी। या फिर अ सिंगल फिगर विच कैन बी रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक सिंगल फिगर जो कि रिप्रेजेंट करती है होल डिस्ट्रीब्यूशन को। या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डेटा है ये। या फिर ऑल ऑफ दी अबव है ये। तो फ्रेंड्स अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस ये ऑल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज भी बताता है और ये हमारा होल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट भी करता है और ये हमारा सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा जो मेजरमेंट है उसके लिए ऑल ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। वेटेड एवरेज आर कंसिडर्ड व्हेन, जो वेटेड एवरेज होता है वो कंसिडर्ड किया जाता है जब द डेटा इज नॉट क्लासिफाइड, जब डेटा क्लासिफाइड नहीं होता है। द डेटा पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डेटा हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पुट किया जाता है। या फिर ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो सभी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी जाती है। या फिर बोथ ए एंड सी। तो फ्रेंड्स अगर हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो वो हमारा कंसिडर किया जाता है जब हमारा डेटा क्लासिफाइड नहीं होता है तब, और जब हमारे ऑब्जर्वेशन इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती हैं तब वहाँ पे वेटेड एवरेज को कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है, जो कि है हमारा बोथ ए एंड बी। Countries who are eligible for both IDA assistance due to low per capita income and credit worthy the for some IBRD borrowings are called, यानी कि फ्रेंड्स हमें इसमें बताना है कि ऐसी कंट्रीज जो कि एलिजिबल है IDA असिस्टेंस के लिए, जिनकी लो पर कैपिटा इनकम है और क्रेडिट वर्दी है, और साथ में कुछ IBRD बोरिंग्स के लिए जो एलिजिबल होती हैं कि वो IDA से भी ले सकती हैं लोन और IBRD से भी ले सकती हैं। वो किस तरह की कंट्रीज कहलाती हैं, कंडीशनल बोरोवर्स कहलाती हैं, ब्लैंड बोरोवर्स कहलाती हैं, पार्टिसिपेटिंग बोरोवर्स कहलाती हैं, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ऐसी कंट्रीज जो IDA और IBRD दोनों से असिस्टेंस ले सकती हैं वो कहलाती हैं ब्लैंड बोरोवर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कॉन्फ्रेंस गेव वर्ड टू द IMF, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसने IMF को वर्थ दिया था। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे जो उरुग्वे राउंड है इसने दिया था जन्म WTO को।
ठीक है। और जो ब्रिटेन वुड का से जो बर्थ हुआ था वो थी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है IMF का। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इंटरनेशनल पेमेंट, सेकंड इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड टैरिफ्स, इम्पोजिशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, या फिर बोथ बी एंड सी। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि रिमूवल करना डिस्पैरिटीज को जो भी इंटरनेशनल पेमेंट में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है, जबकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, और ना ही इसका एक्सचेंज कंट्रोल इम्पोज करना ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डी, जो कि है बोथ बी एंड सी, ये दोनों इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ IMF, यानी कि जो ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि IMF की मेंबरशिप ले सकती है। डेवलप्ड कंट्री ले सकती है, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर एनी कंट्री हु फॉलो द रूल ऑफ IMF। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी कंपनी को डेवलप्ड, अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग होने से यहाँ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कंट्री यहाँ पे इसकी मेंबर बन सकती है, लेकिन बस उसको क्या है कि उसको जो IMF के रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ IMF, यानी कि IMF का जो हाईएस्ट ऑफिसर है वो कौन होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ऑल्टरनेट गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स IMF का जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो बोला जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, IMF स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन, यानी कि IMF ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था। 1946, 1947, 1959, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स IMF जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1946 में, और इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1947 में। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईच कंट्री इन IMF नॉमिनेट्स अ, यहाँ पे हमें फिल करना है, गवर्नर हु कास्ट वोट इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि गवर्नर की एब्सेंस में कौन सा ऐसा पर्सन है जो गवर्नर की जगह काम करेगा, नॉमिनेट किया जाएगा IMF में प्रत्येक कंट्री से, यानी ईच कंट्री से। एडिशनल होगा, वो एडिशनल गवर्नर बनेगा, कैजुअल होगा, ऑल्टरनेट होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर जो IMF का गवर्नर है अगर उसकी एब्सेंस है तो यहाँ पे ईच कंट्री से एक ऑल्टरनेट गवर्नर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईच गवर्नर ऑफ IMF हैज गॉट द राइट ऑफ, यानी कि जो IMF के जो प्रत्येक गवर्नर होंगे वो उनको कितना राइट होगा, उन्हें गवर्नर बनने के लिए कितने राइट की जरूरत पड़ेगी। मेनली यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शंस है 250 वोट्स प्लस 1 एडिशनल वोट ऑफ ईच SDR, यानी कि स्पेशल ड्राइंग रिसिप्ट्स, 1 लाख ऑफ कोटा, या फिर 253 वोट्स प्लस 1 एडिशनल वैल्यू ऑफ ईच SDR, 2 लाख ऑफ कोटा, या फिर 244 वोट्स, या फिर 267 वोट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वोट्स की बात की गई है, यहाँ पे अगर वो इन वोट को कंप्लीट कर लेता है तभी वो IMF का गवर्नर बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसको 250 वोट्स के साथ एक एडिशनल वोट भी चाहिए होगा जो कि 1 लाख की SDR रिसिप्ट्स का माना जाएगा, जो कि उसके कोटा से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इंडिया इज द डैश मेंबर ऑफ IMF, यानी कि इंडिया IMF का कौन सा मेंबर है। प्रोग्रेसिव मेंबर कहा जाता है, फाउंडर मेंबर है, एडिशनल मेंबर है, या एक्टिव मेंबर है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हम सब जानते हैं कि इंडिया IMF का फाउंडर मेंबर है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु मे बी गवर्नर ऑफ IMF, यानी कि IMF का गवर्नर कौन हो सकता है। गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ प्राइवेट कंट्री, या फिर रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, बोथ A एंड B, एंड नाइदर A और नॉर B। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें IMF के गवर्नर की, तो कोई भी प्राइवेट कंट्री या कोई भी ऐसी कंट्री जिसके सेंट्रल बैंक का गवर्नर कोई हो तो वो IMF का गवर्नर बन सकता है, यानी कि किसी भी कंट्री के बैंक का, सेंट्रल बैंक का गवर्नर IMF का गवर्नर बन सकता है। और अभी हमने ऊपर जो राइट्स की बात की थी वोट्स की, अगर उसको उतने वोट मिलते हैं तो IMF का गवर्नर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ मे बी अपॉइंटेड फॉर, यानी कि जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं आईएमएफ के, वो किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं? 6 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 8 ईयर के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं आईएमएफ के, वो हमारे किए जाते हैं 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कोटा ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज विद द आईएमएफ आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है जो भी आईएमएफ के साथ किसी मेंबर कंट्रीज को अपने कोटा में लेकर आने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एसडीआर बोलते हैं, डॉलर में लेकर आते हैं, डॉलर बोलते हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी वोट की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 1 लाख ऑफ जो भी उसका कोटा है उसके 1 लाख एसडीआर से एक वोट माना जाएगा, तो वो एडिशनल वोट उसको लाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, जो कि है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग रिसिप्ट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर ऑफ आईएमएफ, यानी कि यहाँ पे बताना है कि आईएमएफ की जो बॉडीज हैं उनमें से कौन सी आईएमएफ के अंदर आती हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे हम बात करें फ्रेंड्स, आईएमएफ की फॉलोइंग बॉडीज में से कौन सी बॉडीज आईएमएफ के अंदर कंसल्ट की जाती है, तो वो की जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। तो आईएमएफ की जो फॉलोइंग बॉडीज में यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा उस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर कंट्री, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है वो किस तरह से प्रोवाइड करता है? फ्रॉम ओन फंड्स, यानी कि खुद के फंड से, फ्रॉम बोरोइंग्स, बोरो करके, बाय गारंटी, गारंटी करके, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर को कभी भी लोन प्रोवाइड करती है, तो उसके ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट है, ऑल ऑफ दीज। वो ओन फंड से भी दे सकती है, बोरो करके भी दे सकती है, और गारंटी भी, आपने कहीं से लोन लिया है तो वो आपके लिए वहां पे गारंटी भी दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक इज द शॉर्ट नेम गिवन फॉर, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका शॉर्ट नेम किस किस बैंक के लिए दिया गया है? शॉर्ट नेम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के लिए, आईबीआरडी के लिए, आईएफसी के लिए, या फिर एडीबी के लिए? तो फ्रेंड्स, हम जब सब जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईबीआरडी, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का शॉर्ट नेम है वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएफसी का होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एडीबी होता है, यहाँ पर एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी चीजें थी, लेकिन इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, आईबीआरडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ल्ड बैंक इज फॉर्म्ड एज, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो फॉर्म्ड होता है आईएमएफ की कौन सी बॉडी, किस बॉडी से? सप्लीमेंट्री बॉडी कही जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री, लीगल, या नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो दोनों फॉर्म हुए तो ये एक दूसरे की सप्लीमेंट्री बॉडी कही जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, सप्लीमेंट्री बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ल्ड बैंक बिगेन इट्स ऑपरेशन इन, वर्ल्ड बैंक ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था? जून 1950, जून 1946, जुलाई 1944, या अगस्त 1950? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था जून 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्या इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं? असिस्टेंस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंबर कंट्री, यानी कि मेंबर कंट्री के रिकंस्ट्रक्शन के लिए असिस्टेंट देना, या फिर सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय इट्स ओन लोन्स एंड फाइनेंस, यानी कि सप्लीमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लोन और फाइनेंस के द्वारा देना, या फिर शॉर्ट टर्म असिस्टेंस टू मेंबर कंट्री, यानी कि शॉर्ट टर्म असिस्टेंस देना मेंबर कंट्रीज को, या फिर एनकरेज लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल को ट्रेड है उसको एनकरेज करना लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, वर्ल्ड बैंक कभी भी शॉर्ट टर्म असिस्टेंस मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड नहीं करती है, ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईएमएफ कमेंस्ड ऑपरेशन इन वॉशिंगटन ऑन, यानी कि जो आईएमएफ है उसने अपना ऑपरेशन वॉशिंगटन में कब स्टार्ट किया था? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1948,
15 मार्च 1960 या फिर 15 मार्च 1980? तो फ्रेंड्स IMF ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो किया था 1 मार्च 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A country living the membership of IMF can continue its membership with World Bank if members of bank give their votes in its favor। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने परसेंट वोटिंग जरूरी है उनके फेवर में देने के लिए कि अगर वो IMF से अपनी मेंबरशिप हटा रहे हैं लेकिन वो वर्ल्ड बैंक में अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो 65%, 75%, 67% या 79%। तो फ्रेंड्स उन लोगों को 75% वोटिंग चाहिए, तभी वो अपने ऑपरेशंस वर्ल्ड बैंक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो IMF की अपनी मेंबरशिप छोड़ते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनी मेंबर कैन बी डिबेयर्ड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक इफ, यानी कि कोई भी मेंबर मेंबरशिप से हट सकता है खुद से अगर वो वर्ल्ड बैंक की, यदि उसको ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके बाद अगर वो उन कंडीशंस उस पर अप्लाई होती हैं तो वो वहां से वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से हट सकता है। इट गिव्स रिटन नोटिस टू द बैंक, उसको बैंक को रिटन नोटिस देना होगा। या फिर इट वर्क अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ द बैंक, यानी कि अगर वो बैंक की गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करे। या फिर इफ क्विट्स मेंबरशिप ऑफ IMF, यानी कि अगर IMF की जो मेंबरशिप है उसको क्विट करे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटन नोटिस देगा तब भी वो माना जाएगा, अगेंस्ट काम करेगा तब भी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन जो है थर्ड, ये यहाँ पे इन्होंने अधूरा दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि इट क्विट्स मेंबरशिप ऑफ IMF। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये भी लिखा होता कि उसको 75% वोटिंग राइट नहीं मिल रही है तब। लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हम फॉलो जो करेंगे वो ऑप्शन डी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो हम थर्ड को भी करेक्ट ही मानेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है। कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी जो है वो क्या इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कि है रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स को कभी भी इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है द वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज द एवरेज ऑफ। अब जो शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो किसका एवरेज होती है? पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का, इंट्रिंसिक और पार वैल्यू का, इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू, या फिर पार वैल्यू और यील्ड वैल्यू की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेयर वैल्यू की कि उसका किसका एवरेज होती है, तो ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का एवरेज, जो कि हमें बताता है किसी भी शेयर की फेयर वैल्यू को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है पर्पस। द बेसिक पर्पस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द फॉलोइंग। अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना, इंक्रीज और डिक्रीज इन असेट्स देखना, इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज देखना, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ये हमें बताता है फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाता है। इंक्रीज एंड डिक्रीजमेंट ये भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, और ना ही असेट्स को देखना, लायबिलिटीज को देखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, जो कि है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें वर्किंग कैपिटल देखी जाती है, यानी कि दो बैलेंस शीट की वर्किंग कैपिटल को आपस में उनको डिफ्रेंशिएट करके देखा जाता है, यानी कि दो बैलेंस शीट ली जाती हैं। ठीक है, एक स्टार्टिंग की और एक एंड की, यानी कि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, दो बैलेंस शीट देखी जाती हैं 2 ईयर की, फिर वहां पे उन दोनों की वर्किंग कैपिटल को आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवरेज रेशो। अब आपको पता होना चाहिए लिवरेज रेशो हमारा क्या इंडिकेट करता है, डेट इक्विटी रेशो को, करंट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, या फिर इन्वेंट्री रेशो को। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री रेशो, वो सॉरी लिवरेज रेशो जो होता है वो हमारा डेट इक्विटी रेशो को बताता है। और डेट इक्विटी रेशो हमारा किस लिए काम आता है? ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं या लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
डेट इक्विटी रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो जो है क्या वो सॉल्वेंसी रेशियो कहा जाता है। ROI मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। लो गियरिंग इज प्रिफरेबल टू हाई गियरिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये सारी ही चीज़ें करेक्ट हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो को हम सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं और इसलिए कहा भी जाता है कि सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको मेज़र करने के काम आता है। ROI मेज़र करता है हमारे, यानी कि ROI की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर आपको इसको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है। फिर आता है यहाँ पर लो गियरिंग इज प्रेफरेबल टू हाई गियरिंग। जो हमारा गियरिंग रेशियो होता है वो लो हमारे लिए बेटर माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। अब जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है वो किससे इंडिकेटेड होती है, देखो ऊपर जो हमने ऑप्शंस पढ़े थे आप उसी से यहाँ पे पता लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शंस में है रेट ऑफ रिटर्न, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है यानी कि डेट इक्विटी रेशियो जिसको सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ROI रेशियो इज कैलकुलेटेड टू मेजर द फॉलोइंग। अब ROI रेशियो जो होता है हमारा क्या कैलकुलेट करने में या मेजर करने में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ बिजनेस, या फिर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बिजनेस, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री लेवल। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग पावर ऑफ नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की जो नेट असेट्स होती है उसकी अर्निंग पावर को चेक करने के काम आता है हमारा ROI रेशियो। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंट्स अ पोटेंशियल यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल के यूज में आते हैं, उनके पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट करते हैं। गुड अमोर्टाइजेशन, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट लॉस, या फिर नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ शेयर डिविडेंड। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा नेट लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली पेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल। अब इसमें से कौन सा नॉर्मली पेड नहीं होता हमारा वर्किंग कैपिटल से। पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, या फिर पेमेंट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये हमारा वर्किंग कैपिटल से पेड नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड्स। इसमें से कौन सा फ्लो ऑफ फंड में हेल्प करता है। एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, या फिर रिटर्न ऑफ गुडविल। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, परचेज ऑफ फर्नीचर। ये हमारा फ्लो ऑफ फंड्स होता है, क्योंकि देखिए हम अगर हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो हम इसका पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो जो फंड है उसका फ्लो होगा, यानी कि फंड जाएगा हमारे पास से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स। ऑप्शंस देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इश्यू ऑफ शेयर, या फिर लॉन्ग टर्म रेज्ड लोन रेज्ड। अब देखिए यहाँ पर फंड्स की बात करें कि कौन सा फंड यहाँ पे नहीं है, फंड सोर्सेज नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, जबकि प्रॉफिट अर्न भी हमारा सोर्स बता रहा है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से भी अगेन हमारे पास फंड आएगा, और लॉन्ग टर्म लोन रेज करने से भी फंड आएगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। अब कैश जो हमें ऑपरेशन से मिलता है वो किसके बराबर होता है। नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट असेट्स, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। थर्ड ऑप्शन है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स। डी ऑप्शन है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें ऑपरेशन से कैश मिल रहा है तो हमें बताना होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नेट प्रॉफिट
प्लस जब इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ डिक्रीज इन करंट असेट्स करेंगे, तब ये हमारा इक्वल होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, यानी कि अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है depreciation of fixed assets is an example of revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure या फिर all of these। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स द बैलेंस शीट, द इनकम स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा बैलेंस शीट भी शो करता है, इनकम स्टेटमेंट भी और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। अब असेट्स का क्लासिफिकेशन कौन सा है, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स एंड कंटिंजेंट असेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। अगेन ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि ये तीनों ही क्लासिफिकेशन है हमारे असेट्स के। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स नोन एज। अब जो फिक्टिशियस असेट्स हैं वो क्या असेट्स वो क्या कहलाते हैं, करंट असेट्स को बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, क्लोडिंग एक्सपेंडिचर या फिर फ्लोटिंग एक्सपेंडिचर को। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें फिक्टिशियस असेट्स की तो राइट आंसर होगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर, जिसको हम फिक्टिशियस असेट्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स कंसिस्ट। अब फिक्टिशियस असेट्स में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही चीज़ें हमारे फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट होती हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।